उच्चतम न्यायालय जाति आधारित गणना मामले में राज्य सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ पटना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और मामले की जल्द सुनवाई की अर्जी खारिज होने के खिलाफ सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति संजय करोल ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, जिसके चलते कल इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राज्य से हज यात्रा के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निदेशक बंगजीत साह ने बताया कि बिहार से हज यात्रियों का पहला जत्था अब 21 मई की जगह 7 जून को रवाना होगा। एक जत्थे में 145 यात्री रवाना होंगे। गया हवाई अड्डे से राज्य के 4060 आज़मीन हज मदीना के लिए रवाना होंगे। इसके लिए 28 फ्लाइट का परिचालन किया जाएगा। गया से मदीना के लिए अंतिम विमान 22 जून को रवाना होगा। हज यात्रियों की वापसी 18 जुलाई से 2 अगस्त तक संभावित है। महिलाओं के लिए शुरू की गई लघु बचत योजना महिला सम्मान प्रमाण पत्र से मिलने वाले ब्याज पर TDS नहीं कटेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने डाकघर बचत योजना के लिए स्रोत पर कटौती प्रावधान को अधिसूचित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पर मिलने वाले ब्याज पर प्राप्तकर्ता को कर स्लैब के हिसाब से कर देना होगा। गौरतलब है कि महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना के तहत कोई भी महिला 1000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की राशि जमा कर सकती है। इस राशि पर 7.5% की दर से ब्याज मिलता है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 50 प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही अब राज्य के हर प्रखंड में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित हो जाएंगे। पहले से 484 प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र काम कर रहे हैं। योजना और विकास विभाग ने कहा है कि इन केंद्रों की स्थापना अगले 2 से 3 महीने में हो जाएगी। इस पर लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नए केंद्र खुल जाने से राज्य के हर क्षेत्र से मौसम पूर्वानुमान की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। बक्सर में नवनिर्मित गंगा पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यह पुल बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। इस पुल के खुल जाने के बाद लोग अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में आसानी से आ जा सकते हैं। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर कल से 23 मई तक निशुल्क जांच सह चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि शिविर में उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह की स्क्रीनिंग कर लोगों को आवश्यक दवाएं, खान पान और जीवन शैली में बदलाव की जानकारी दी जा रही है। बेतिया की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी सुनील कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस पर 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने पटना के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 लाख रुपए नगद, 17 लाख रुपए से अधिक का सोना, 70 मोबाइल फोन, 109 ATM कार्ड, 86 पासबुक और चेकबुक, 6 आधार कार्ड तथा 4 पैन कार्ड मिले हैं। जहानाबाद के भोला कुमार कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। प्रतियोगिता का आयोजन जुलाई महीने में नई दिल्ली में होगा। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण के बगहा समेत कई स्थानों पर ओलावृष्टि की भी सूचना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर समेत कई जिलों में तूफान के कारण कई पेड़ गिर गए।
इस कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। बिजली के खंभे उखड़ जाने के कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी बाधित हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि बारिश के चलते आम, लीची और मक्के की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी समेत राज्य के 21 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष खरीफ मौसम के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि उर्वरक के मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना 6 वर्ष के लिए है। श्री वैष्णव ने इस योजना के माध्यम से 75,000 प्रत्यक्ष रोजगार सहित 2 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में 17% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सहकारी क्षेत्र में 1,100 नए किसान उत्पादक संगठन एफपीओ बनाने का निर्णय लिया गया है। सहकारिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन अतिरिक्त 1100 एफपीओ को एफपीओ योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक एफपीओ को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह पहल किसानों को आवश्यक बाजार संपर्क प्रदान कर उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगी। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम प्रभावी हो जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के लिए अध्यादेश और विनिमय को मंजूरी दे दी है। नए शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया 20 मई से शुरू होगी। राजभवन ने विश्वविद्यालयों को 30 जून तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करने और 4 जुलाई से नया सत्र शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए शुल्क का भी निर्धारण कर दिया गया है। 8 सेमेस्टर का शुल्क 16,290 रुपए निर्धारित किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा की अवधि में विस्तार किया है। अब यह परीक्षा 6 जून तक चलेगी। इधर एनटीए ने दूसरे चरण के लिए परीक्षा शहर से संबंधित जानकारी जारी कर दी है। प्रवेश पत्र परीक्षा से 3 से 4 दिन पूर्व जारी किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी एनटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।